हेलो, क्या आप सभी लोग मुझे सुन सकते हैं? जब भी आप मुझे सुन पाएँ। अ, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं लाइव उस पर हूँ, स्क्रीन पर हूँ, मैं लाइव चालू हो गया है। हाँ, आप एक बार देखिए, इफ़ यू कैन हियर मी। या सॉरी, टेक्निकल चीज़ों से हम कभी भी कम्प्लीटली यूज टू नहीं हो पाते ना। जबकि आई एम मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ टेक के साथ, पर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए। आई थिंक शिक्षा सत्याग्रह बोल रहे हैं। हाँ, वो मुझे सुन पा रहे हैं। अम, तो हम 2-3 मिनट वेट करते हैं जब तक हमारे साथ कुछ साथी जुड़ जाएं। और अगर आपको इस बीच में मेरी आवाज़ आ रही हो, नहीं आ रही हो, तो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, तो ताकि आप कुछ भी बात को मिस ना करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं लाइव हूँ, तो अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, शेखर यादव जी बोल रहे हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो हम 1-2 मिनट का समय लेते हुए, थोड़ा से लेट है पर 2 मिनट में शुरू करते हैं। तब तक मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय है पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। तो मैं अपने आप से ज़्यादा आप लोगों की बातें भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है आप लोगों के नज़रिए से कि हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं, हम एजुकेशन के बारे में क्या समझते हैं, और क्या एजुकेशन में राजनीति होती है। क्या एजुकेशन को लेकर राजनीति होती है? अगर राजनीति होती है तो किस तरह की राजनीति होती है? तो इस तरह के मुद्दे हम आज उठाएंगे। तो आप अपने सवाल लिखना शुरू करिएगा। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगी कि मेरा नाम कांक्षी अग्रवाल है। मैं शिक्षा सत्याग्रह का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आज बुलाया और मुझसे अपने विचार रखने को कहा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बहुत सिंपल भी है पर बहुत कॉम्प्लेक्स भी। हम सब एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से प्रोडक्ट हैं। हम सब स्कूल जाते हैं, हम सब कॉलेज जाते हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, और वो भी एक तरीके का एक राजनीतिक पहलू है। पर शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही अलग अलग तरीके से आज के ज़माने में शिक्षा के वो मायने भी बदल गए हैं। जैसा हम पहले सोचा करते थे, हम सोचते थे शिक्षा सिर्फ एक विद्यालय जाके शिक्षा ग्रहण करने का प्रोसेस है, कि वहाँ पे हम जाएंगे, एक गुरुजी होंगे, कल गुरु पूर्णिमा भी थी। तो एक गुरुजी होंगे जो आपको शिक्षा देंगे। और हमारे यहाँ जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसमें शिक्षक की जो जगह है उसको उसको ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। तो हम एज ए कल्चर हम मानते हैं कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इस मतलब इसकी ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, पर उसके मायने साल दर साल, सदी दर सदी, दशक दर दशक बदलती जाती है। और शिक्षा एक तरीके का एक रिफ्लेक्शन बन जाती है कि समाज कैसा है। और समाज में हम जैसे जानते हैं कि राजनीति, मैं पर्सनली मानती हूँ कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। हर और ये बहुत बहुत पुरानी बात है, ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं कह रही हूँ, पर मैं इसका इंट्रोडक्शन ऐसे करती हूँ कि जो हम पर कई बार बीतती है, या हमारा प्रिविलेज हम पर बीतने से हमें बचा लेता है, वो एक तरीके का हमारी राजनीतिक जो सोच है, एक नज़रिया है, उसका फॉर्मेशन करता है।
कई लोग बोलते हैं, जैसे कि अगर हम सीधी बात करें, कि कई लोग बोलते हैं हम ए पॉलिटिकल हैं, हम राजनीति में मानते ही नहीं हैं। ए पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल, इन सब के अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अर्थात हैं। और ए पॉलिटिकल लोग अक्सर हम मतलब जिस तरीके की लैंग्वेज में आजकल जो चर्चा होती है, और जिस तरह की बात को मैं भी विश्वास रखती हूँ कि ए पॉलिटिकल होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आप पॉलिटिकल शायद इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको सब कुछ बिना एक जद्दोजहद किए आपको वो मिल गया। आपकी जो आकांक्षाएं थी, उसके आड़े कोई भी एक सिस्टमैटिक फोर्स नहीं आया। आपका जो समाज में एक स्तर है, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का ही मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ों की अड़चन नहीं हो, जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे एक अर्बन सोसाइटी होती है, रूरल सोसाइटी होती है, या देर आर पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, जिनके राइट्स के लिए, जिनके राशन के लिए, जिनकी हाउसिंग के लिए, जिनकी इनकम के लिए वो कम्प्लीटली सरकार पर डिपेंड करते हैं। आप और हम फॉर एग्जांपल, शायद हमें अपने घर बनाने की आकांक्षा होगी, तो हम बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर सोचेंगे कि अच्छा चलिए, हमें अगर घर चाहिए तो हमें एक ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, या हमें एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा, या हम कहीं टेनेंट हो सकते हैं कुछ समय के लिए। पर इवेंचुअली जब हम पैसा जुटा लेंगे तो जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम घर खरीद के घर बना लेंगे। पर आप ये भी समझते हैं कि ये सब ऑप्शंस हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। और यही उस चीज़ उस उनके इंटरेक्शन, एक इंसान का इंटरेक्शन विद स्टेट जो होता है वो पॉलिटिकल तब हो जाता है जब वो स्टेट पे डिपेंड करता है। जब हम अपने कुछ राइट्स गिव अप करने की बात करते हैं, तब मतलब हम बोलते हैं कि चलिए हम हर चीज़ को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपना टैक्सेस भी भरेंगे। तो देर इज़ अ ड्यूटी दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले, देर इज़ अ ड्यूटी दैट योर पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू प्ले। तो इसको इस इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कि हमारी, मैं वही बोल रही थी कि आजकल की टर्मिनोलॉजी में हम एजुकेशन को बहुत सारी नज़रिए से देख सकते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से देख सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, और फॉर एग्जांपल जो बेसिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिग्री है वो तो है ही एजुकेशन। डिजिटल लिटरेसी भी आजकल एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हिस्सा बन गई है। अब आप हो सकता है स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा ना गए हों, या आप या आप उससे वंचित रह गए हों, पर अगर आप स्किल्ड हैं, आपको लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपको लोगों से बात करने का एक तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फॉर्मेशन में एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न, एज ए पर्सन, वो सब हमारी फॉर्मेशन में जुट जाता है। तो एजुकेशन को आजकल बहुत तरीके से हम देखना सीख भी रहे हैं। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि हम एजुकेशन को किन तरीक़ों से समझना चाहते हैं, किन मायनों में समझना चाहते हैं, और एजुकेशन लेने से हमें बेनिफिट क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि एजुकेशन तो राइट, ड्यूटी और प्रिविलेज तीनों हैं। अगर आपको एजुकेशन मिला है, वो आपकी वो आपकी वो आपका हक है, क्योंकि आपको मिलना चाहिए। देयर इज़ अ राइट टू एजुकेशन का एक पूरा का पूरा लॉ है, एक पूरा इनैक्टेड लेजिस्लेशन है जो आपको ये राइट देता है कि आप एजुकेटेड हों। ड्यूटी, ये ड्यूटी है क्योंकि अगर आप एक एजुकेटेड इंसान बनेंगे, एक एजुकेटेड सिटीज़न बनेंगे, तो आप समाज को बेहतर समझ पाएंगे और उसके प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे। और ये एक प्रिविलेज भी है। बहुत सारे लोग शायद ये भी जानते हैं कि उनका राइट है या ड्यूटी है, शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, पर हर कोई इस चीज़ को पूरी तरीके से पा नहीं पाता। मतलब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिस स्पीड से होता जा रहा है, उससे तो ये और ज़्यादा साफ होता जा रहा है कि जो अमीर का बच्चा है वो पढ़ेगा, जो गरीब का बच्चा है वो तुरंत वर्कफोर्स में लग जाएगा। दूसरा, जो एजुकेशन के मायने बदल रहे हैं वो इस तरह से भी बदल रहे हैं कि आप एजुकेशन क्यों पाना चाहते हैं। आप एजुकेशन अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए पाना चाहते हैं, आप बहुत क्यूरियस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसलिए एजुकेशन पाना चाहते हैं। आप एक होता ना कि हम जैसे हम एक एजुकेशन ऑफ द आउटवर्ड एंड एजुकेशन ऑफ द इनवर्ड होती है।
that you go inwards with the education that you have, and then you also go outwards with the education you have. तो आप ये करना चाहते हैं, या आप अपना पार्टिसिपेशन सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और जनरल कॉन्वर्जेशंस में, अगर आपको समझ है किसी किसी सब्जेक्ट की, तो आपका पार्टिसिपेशन बट नेचुरली ज़्यादा होगा. तो क्या आप एजुकेशन इसलिए पाना चाहते हैं ताकि आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएँ समाज में? क्या आप अवेयर होना चाहते हैं और मूवमेंट्स में, बड़े मूवमेंट्स में, बड़ी प्रोसेसेस में पार्ट बनना चाहते हैं, और यू जस्ट वांट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू? मतलब हमारे आसपास इतना बड़ा संसार है और हम एक छोटी सी जगह रहते हैं. ग्लोबलाइजेशन ने एटलीस्ट ये तो पॉसिबल कर दिया कि आज आप और हम इस तरह से मिल के बात भी कर पा रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन ने, टेक्नोलॉजी ने, टेक्निकल रेवोल्यूशन ने, डिजिटाइजेशन ने ये सब पॉसिबल किया है आज. और हम एक छोटी सी जगह पे हों, पर हम समाज का हर समय एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं. पर बहुत लोगों के लिए एजुकेशन वर्कफोर्स में सम्मिलित होने का एक साधन है, और इस बात से हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि ये बात सच है कि हमें लिविंग अर्न करने के लिए, वर्कफोर्स में होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है. पर एट द सेम टाइम, पर क्या सिर्फ एजुकेशन की इतनी ही कीमत रह गई है? क्या आपको सिर्फ इसलिए एक इंस्टीट्यूट में ढाला जा रहा है ताकि आप एक मार्केट फोर्सेस जो हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी काम करने की, ताकि एक एजेंडा फुलफिल हो सके, या जो लोग उस मार्केट को चला रहे हैं उनको चीप लेबर मिल सके या लेबर मिल सके? इट्स वेरी गुड, आपको काम होना चाहिए, हर इंसान के जीवन में एक काम होना चाहिए. पर क्या हम सिर्फ एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि हम काम कर पाएँ? ये एक बढ़ती हुई मानसिकता भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मैं भोपाल शहर में पली बड़ी हूँ. मेरा जन्म एग्जैक्टली वहाँ नहीं हुआ, पर मैं बचपन में, मेरी मम्मी एजुकेशन सेक्टर में है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं उनके स्कूल जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, मैं पहले वहीं, जो भी छोटा सा गांव होता था मैं पहले वहाँ रहती थी. फिर मैं भोपाल में पली बड़ी, मेरा एजुकेशन हुआ इंग्लिश मीडियम मतलब स्कूल से हुआ. फिर मैंने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की. अब जो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, आज भी जैसे मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं, या मम्मी पापा तो नहीं पर रिलेटिव्स कई बार बोलते हैं कि तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पर उसका कोई यूज़ तो नहीं कर रही हो तुम. अब ये जो आइडिया है कि आप उस एजुकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हो, हमने तुमको इंजीनियरिंग में पढ़ने भेजा, आप उस इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की ही जॉब लेकर आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं है. पर मैंने उसके बाद सोशल साइंसेस पढ़ा क्योंकि मेरी रुचि उस तरफ, मतलब मेरी रुचि ने वो मोड़ ले लिया. एक्चुअली रुचि तो शुरू से थी, पर पहले इंजीनियरिंग करना, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इंजीनियरिंग करने का, क्योंकि भले ही मैं उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे प्रिंसिपल समझ में आते हैं. भले ही मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं भले ही टर्बाइंस और पावर सिस्टम या जनरेटर्स या डिस्कॉम्स के साथ काम नहीं कर रही, या मैं उस तरफ नहीं हूँ काम करने के, पर मुझे वो समझ आता है. और मेरी समझ के लिए मुझे एक पहलू, इंजीनियरिंग का एक पहलू का छोटा सा अंश भी अगर समझ में आता है तो ये मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, और उससे मेरा दिमाग बाकी उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए इजी हो जाता है. मुझे समझ में आता है कि ये वोल्टेज क्यों डाउन होता है घर में कभी कभी, क्यों अप्लायंसेस को छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों एनर्जी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है. तो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ा मुद्दा समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या क्राइसिस है, रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे क्या एजेंडा है. तो आई थिंक एजुकेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इज़ वन दैट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गेटिंग. आप किस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप किस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, और आपको किस तरफ धकेला जा रहा है. पहला पॉलिटिकल मुद्दा तो यही हो गया कि आज की तरफ, आज जैसे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली का जो बंदोबस्त है, वो आपके और मेरे दिमाग खुलने के लिए नहीं किया गया है. ये शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशर्स की दी हुई है, हमने उसको इनहेरिट किया. इनफैक्ट इस देश में बहुत कुछ है जो हमारा ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है. और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही कि रेलवेज़ हैं और अर्बन प्लानिंग या अर्बन कंटेक्चुअलाइजेशन है, मैं उसकी नहीं. मैं जैसे शिक्षा प्रणाली की बात कर रही हूँ, मैं पुलिस प्रणाली की बात कर रही हूँ. ये भी ब्रिटिश राज में जैसा होता था, या ब्रिटिश राज जैसा चाहता था कि हिंदुस्तान में लोगों को किस तरह की शिक्षा मिले, किस तरह का अवेयरनेस हो
और उसके पीछे भी किस तरह का अवेयरनेस ना हो। आज आप और हम इस बात से हमेशा जूझते रहते हैं कि हमको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा का पूरा ये जो पॉलिसी का प्रक्रिया है या कैसे लॉ बन जाता है, कैसे चीज़ें पास हो जाती हैं पार्लियामेंट में, कैसे ये गवर्नमेंट के कागज़ और गवर्नमेंट की चीज़ें फंक्शन करती हैं, जब तक आपका उस चीज़ से इंटरेक्शन नहीं हुआ होता है और आपने दसों धक्के नहीं खाए होते हैं उन ऑफिसर्स के, तब तक आपको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि अच्छा बाबू को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ब्राइब देंगे, फिर ऊपर ब्राइब जाएगी, फिर उसके ऊपर ब्राइब जाएगी और तब आपका काम होगा। तो हमने अपने अपने आप को ऐसा इसलिए भी बना लिया है क्योंकि ये कन्वीनियंट होता चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप इस सिस्टम को नहीं मानेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग आपका काम नहीं करेंगे, बोले यार सब करते हैं, सभी तो घूस देते हैं। तो जैसे आप अलग होने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं अच्छा नेतागिरी कर रहे हो। तो इस तरह की जो एक बुरी इमेज भी हमने एसोसिएट कर दी है पॉलिटिक्स के साथ, उसके साथ भी मेरी बहुत लड़ाई है। मैं लड़ती हूँ कि हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाना चाहते, या हम अपने यंगस्टर्स को ये क्यों नहीं सिखाना चाहते कि पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी एक टॉप डाउन नरेटिव है, ऊपर से आया हुआ नरेटिव है, क्योंकि जो सत्ताधारी हैं उन वो अगर ये सिखाने लग गए या वो इस चीज़ का नरेशन अलाउ करने लग गए कि पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, और पॉलिटिक्स में कैसे आना चाहिए, इस प्रोसेस को इजी करने लग गए, तो उनकी सीट तो खतरे में आ ही जाएगी। ये कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं, पर आगे बढ़ते हुए इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि अभी हमने बहुत ही रिसेंट में काफ़ी सारी प्रोटेस्ट देखी, और हम सब जो मतलब पुराने ज़माने में नहीं थे, हम 1960s में नहीं थे, हम 70s 80s में नहीं थे, हम 90s के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, या जो 80 में भी थे, वो शायद उसके पहले नहीं थे। तो हमको लगा यार ये बच्चों को यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भेजा जाता है। हमने अक्सर मीडिया में देखा है और पॉलिटिशियंस को बोलते हुए देखा है कि वो ये बात अक्सर करते हैं कि आप जो हैं आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आप राजनीति मत करिए। फिर से वही बात कि पॉलिटिक्स की एक बैड इमेज कि आप राजनीति नहीं करिए। अब राजनीति तो राजनीति तो स्वाभाविक है। जब आप एक समाज में रहते हैं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपकी गवर्नमेंट का काम ही ये है कि लोगों की ज़रूरतों को नापते हुए, उनकी ज़रूरतों का एहसास करते हुए, भांपते हुए वो रिसोर्स का रीएलोकेशन करें, वो रिसोर्सेज को इस तरह से बांटें कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों, और जो भी मार्जिनलाइज है उसको उसका एडवांटेज ज़्यादा मिलने की कोशिश करें। जो अपने आप से एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको भी ये अवेयर करें कि आप कैसे पे फॉरवर्ड करिए अपने प्रिविलेजेस को। तो ये राजनीति का काम है। अब जहाँ पर भी रिसोर्स की बात होगी, जहाँ पर भी लोगों की बात होगी, तो राजनीति तो है, राजनीति बहुत स्वाभाविक है, राजनीति एक्सटर्नल है ही नहीं। और ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैं जानती हूँ कि एक समय के एक पड़ाव के साथ आपकी राजनीति बदलती भी जाती है। शायद जब मैं छोटी थी या मैं अपने टीनेज में थी, तो मेरे छोटे छोटी जो रेबल्स थे, या जो मैं छोटे छोटे बागी होना जिसको कहते हैं ना, कि अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना। घर में अथॉरिटी कौन होते हैं? मम्मी पापा होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं। ये आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए बिना पूछे, मतलब बोलते हैं बिना पूछे आप फॉलो करो कुछ रूल्स। तो शायद ये एक नेचर है या एक क्यूरियोसिटी है, जो कि डेफिनेटली मेरे कुछ गुरु ने ही या मेरी जैसे मदर ने ही मुझे सिखाया कि नहीं, सवाल करो, सवाल करना ज़रूरी है। और आज हम जो नेचर ऑफ प्रोटेस्ट देख रहे हैं, यस उसका जो मीडिया मतलब उसका जो मीडिया ने जो उसका समीकरण किया है वो बहुत ही वायलेंट है। दिखाया जाता है कि ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो जाती हैं, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा इन सब प्रोटेस्ट का कोर वैल्यू है सरकार से सवाल करना। सरकार से सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम सबको हक है कि हम सरकार से सवाल करें। तो अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय में JNU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, FTII, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोटेस्ट हुई। पिंजरा तोड़ एक मूवमेंट है। रोहित वेमुला की डेथ के बाद, उनके सुसाइड के बाद बहुत मतलब अप्रोर हो गया स्टूडेंट कम्युनिटी में।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में जिस वर्ष मैं थी, उस टाइम पे फ़ी हाइक के और स्कॉलरशिप विड्रॉ करने के अगेंस्ट भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था। काफ़ी नेशनल प्रोटेस्ट भी बना वो। पर हम इन प्रोटेस्ट से आज की तारीख में हमको ऐसा लगता है ये सब बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको वहाँ पढ़ने भेजा है, पर ये लोग अपनी बातों को ये लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पर इस मोमेंट में ये देखना ज़रूरी है कि ये एक रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। प्रोटेस्ट करना और स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन का तो बेसिक फॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू मतलब एक अवेयरनेस है, एक्सेस टू नॉलेज है। तो वो बच्चे तो सवाल करना लाइक ऑफ कोर्स जानेंगे ही। वो उनको लगता है कि सही है, यही तो हम यहाँ पे करने आए हैं। तो ये प्रोटेस्ट का एक, अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रीफ टाइमलाइन देखें, ये जो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी या जिस बारे में मैं बात करूँगी वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है, या इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली पूरी नहीं है। हो सकता है मैंने कुछ मूवमेंट्स मिस कर दिया, पर जितना मुझे लगा कि फ़िट हो जाएगा हमारे इस कॉन्वर्जेसन में, मैं उतना तो एटलीस्ट आपसे बात करना चाहूँगी। तो हम जैसे 1965 से अगर हम एंटी हिंदी एजिटेशन की बात करते हैं, दिस वाज द एजिटेशन अगेंस्ट अब इसमें भी आप राजनीति देखिए। जब हिंदी एक तरीके से एक भाषा है, जिससे मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, आप हिंदी समझ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये भाषा घर में नहीं बोली जाती है, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, उसको जब इंडिया डेमोक्रेसी बन रही थी तो बहुत लोगों ने नकार दिया था कि देखना ये लोग बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे, ये लोग बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन में ये है कि आपकी या तो लैंग्वेज कॉमन हो, कल्चर कॉमन हो, रिलीजन कॉमन हो, या मतलब एक यूनिटी हो उस चीज़ में कि आप सब, जैसे फ्रांस एक जगह है राइट, वहाँ पे सब फ्रेंच बोलते हैं फॉर एग्जांपल। तो इटली एक जगह है तो वहाँ पे जैसे सब इटालियन बोलते हैं, वहाँ की मतलब एक तरीके से रीजनल भाषा, तो आपकी कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होती है। और हम तो वो देश हैं जहाँ पे वो उसको बोलते हैं ना, पग पग पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले बाणी। सॉरी इफ आई एम गेटिंग रॉन्ग देयर, बट मुझे मालूम है कि ऐसा मुहावरा है और हम ये सुन के बड़े हुए हैं कि हमको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, पर समथिंग लाइक एन इम्पोजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, लोग फील करते हैं कि उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी का हनन हो रहा है। तो ये एक एंटी हिंदी एजिटेशन था 1965 का। नव निर्माण आंदोलन के बारे में आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या जाना होगा। जेपी मूवमेंट बहुत ही इंस्पायरिंग मूवमेंट है, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं उनके लिए तो जेपी मूवमेंट बहुत ही इंस्पायरिंग है, स्पेशली यंग बच्चों के लिए। वो भी एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। फिर देन देर आर असम एजिटेशंस, मंडल मूवमेंट, मंडल कमीशन के बाद का जो उसके ऊपर भी जो बहुत प्रोटेस्ट हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी देश में, लोग सड़कों पे निकल आए थे। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट और एफटीआई और जिनके बारे में हमने अभी भी बात की। तो ये हम यहाँ पे मैं जो बात बोलना चाह रही हूँ वो यही है कि जो भी एजुकेशन पाने लगता है या जिसको भी एक बहुत ही अप क्लास और एक हाई क्लास एजुकेशन की वैल्यू समझ आने लगती है, वो कहीं ना कहीं अपने हक की बात करने लगता है। वो कहीं ना कहीं ये देखने लगता है कि कैसे सोसाइटी जो है वो एक इक्वल प्लेस नहीं है। तो जिस तरीके से आज आप ब्लैक लाइव्स मैटर्स देख रहे हैं, मी टू मूवमेंट था, आप इसमें जब तो ब्लैक लाइव्स मैटर्स और जब ऑल लाइव्स मैटर्स की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, आप एक स्पेशली एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं और आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ साल दर साल, वही दशक दर दशक और सदी दर सदी एक तरीके का ऑपरेशन होता चला आया और आपको आज भी उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे। और ये यूजुअली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसलिए कर पाते हैं, आप ये देखिए कि ये वो यंग बच्चे हैं जो स्कूल में थे अभी तक, ठीक है, उनको एक तरीके से पढ़ाया गया, उनने कुछ अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए, पर ये पहली बार अपने माँ बाप के नज़रिए से फ्री होते हैं एक तरीके से, और इनको पहली बार अडल्टहुड का भी एहसास होता है, इनको पहली बार ड्यूटी का एहसास होता है। अपने प्रिविलेजेस भी कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ लोग अपने मार्जिनलाइज्ड होने का जो उनका पूरा लिव्ड एक्सपीरियंस है वो उनको अचानक से एक यूनिवर्सिटी में आकर या कॉलेज में आकर ये पता चलता है कि अरे
ये तो पूरी सोसाइटी, मतलब मेरे जैसे और भी कुछ लोग मार्जिनलाइज हैं, कई लोग इस चीज़ को, जिन लोगों को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता, वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी को ये मान लेते हैं कि ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। पर फिर जब वो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को और दिखते हैं तो उनके अंदर एक सॉलिडारिटी बिल्ड होती है। अ, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन मूवमेंट्स को कैसे सपोर्ट भी कर सकते हैं और इन मूवमेंट्स के पीछे का रीजंस कैसे समझ सकते हैं। आप किसी बात से अग्री करते होंगे, किसी बात से डिसअग्री करते होंगे, पर आउट राइटली ये कह देना कि स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं उन्हें राजनीति करने का कोई हक नहीं है या उन्हें नहीं करना चाहिए, तो ये आप उनके फंडामेंटल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब भीड़ होती है बहुत, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस देश के बेस्ट से बेस्ट पॉलिटिशियंस, अरुण जेटली जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, बहुत सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब स्टूडेंट मूवमेंट्स का के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये सब उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, उस मूवमेंट के हेड रहे, उस मूवमेंट को लीड किया, और उनने बहुत अच्छी राजनीति की बाद में। पर एट द सेम टाइम उस भीड़ में बहुत लोग होंगे ना, मतलब हम उन सारे लोगों को तो आज पॉलिटिशियंस के रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी कह देना कि स्टूडेंट राजनीति सिर्फ इसलिए करता है या राजनीतिक मुद्दों में या सोशल मूवमेंट्स में सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसका खुद का पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो बाद में बन के राजनेता, वो बाद में चलकर राजनेता बनना चाहता है या नेत्री बनना चाहता है या राजनेत्री बननी चाहते हैं, तो वो गलत असम्पशन है। क्योंकि उन भीड़ों में बहुत लोग होते हैं, उन भीड़ों में शायद आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं जो इसको अपनी ड्यूटी मान के उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट वो सब अपनी अपनी लाइफ में लग जाते हैं। कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कहीं ना कहीं समाज में डिस्पर्स होकर अपना अपना रोल संभाल लेते हैं। तो ये कहना कि हर स्टूडेंट मूवमेंट सिर्फ इसलिए होता है ताकि एक राजनेता का जन्म हो सके, बल्कि उल्टा है, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट्स होता है इसलिए राजनेताओं का जन्म होता है या पॉलिटिशियंस का जन्म होता है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं फटाफट एड्रेस करूंगी और फिर मैं आपके सवाल भी लेना चालू करूंगी कि प्लीज़ आप अपने सवाल, अगर आपके सवाल हों तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स। तो हम जो बात करने वाले थे कि अब ये सब तो हमने बात समझ ली, पर एट द सेम टाइम कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोज में क्या इसकी कोई जगह है? क्या अभी तक हमने उस तरह का, जैसे आज हम कोविड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तब ये बात भी होना बहुत लाजमी भी है, पर दुख होता है कि ये बात पहले नहीं हुई कि हमारी सरकारों के बजट कहाँ जा रहे हैं। हमारी सरकारों के बजट सबसे पहले, जैसे जैसे घर में घर के बजट के बारे में बात करें, जब मम्मी पापा किसी की भी सैलरी आती है तो आप सबसे पहले अपने एसेंशियल आइटम के लिए, मम्मी पापा सबसे पहले बोलते हैं ये स्वास्थ्य के पैसे, ये तुम्हारी एजुकेशन के पैसे, इसके बाद जो बच गया हम उसकी थोड़ी बहुत लग्जरी कर लेंगे, थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेंगे, शायद कहीं कुछ और ऐसा सामान खरीद लेंगे जो शायद ज़रूरी ना हो। पर अगर आप सरकार का बजट एलोकेशन देखेंगे, इस तरीके से नहीं हो रहा है। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा को अपने पॉलिटिकल मुद्दों में शायद फिर भी जोड़ लिया है। मैनिफेस्टोज में हमने देखा है कांग्रेस, बीजेपी, आप, तृणमूल, एनसीपी, बड़ी बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टोज में एजुकेशन की बात आज के समय में बहुत होने लगी। एटलीस्ट एजुकेशन एक मुद्दा बन गया है टू कम इन द मैनिफेस्टो, बट वी स्टिल डोंट सी इट एज अ वेरी बिग इशू व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। बहुत हमारा ध्यान बटा हुआ है और इसका शायद रीज़न ये है क्योंकि अगेन हम एजुकेशन को एक नज़रिए से देख रहे हैं। हम एजुकेशन को इसलिए देख रहे हैं कि हम उसमें से वर्कफोर्स बनाएंगे, वो वर्कफोर्स जाके मार्केट फोर्सेस में ज्वाइन करेगी, और ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है। तो हम बोलते हैं कि हम मार्केट लेड जो मार्केट है हम उसके लिए सफिशेंट वर्कफोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ over 600 million people are under the age of 35. तो अगर इतने लोग आपके पास हैं तो आप क्या सिर्फ उनको वर्कफोर्स की तरह ट्रीट करना चाहते हैं? क्या आप उनके पूरे के पूरे एक फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट की कोई आशंका नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जब ये मैनिफेस्टोज में जब ये इश्यूज आते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली सेंटर्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स ट्रेनिंग, या इस तरह की बात करना कि हम स्मार्ट स्कूल बना देंगे, हम स्कूल्स में कंप्यूटर्स लगवा देंगे,
या प्रमाइसेस को इस तरीके से रखेंगे या वहाँ टॉयलेट बनवा देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत तरह के पॉलिटिकल वादे होते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं या रिसोर्सेज बेस्ड होते हैं कि टीचर ट्रेनिंग करवा दो, या बच्चों को स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट रियली यहाँ पे चाइल्ड कम्युनिटी एंड बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी सेंटर में नहीं आ पाते हैं। आप अगर देखेंगे, और हमने एक एनालिसिस किया भी है 2 साल के मैनिफेस्टोस का मेजर 3 पार्टियों को लेके, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगी, पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम उसके बारे में फिर से कभी चर्चा कर लेंगे। तो ये हमने देखा है कि एजुकेशन को सोचने का जो नज़रिया है हमारे लॉ मेकर्स का, हमारे गवर्नमेंट्स का, वो बहुत ही संकीर्ण नज़रिया है। वो इस तरह का नज़रिया है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो मार्केट फोर्सेस लेड है। प्राइवेटाइजेशन जितना ज़्यादा होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। हम लोगों के फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते हैं, बच्चे को क्या चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को वही चाहिए जो उसके माँ बाप बताएंगे, या बच्चे को वही चाहिए जो सरकार डिसाइड करेगी। बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, बच्चे क्या पढ़ना चाहता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। मेरी एक मित्र हैं, उनने अभी मुझे अभी अवगत कराया है फिनलैंड के मॉडल के बारे में। वहाँ का एक शहर है हेलसिंकी, और आई थिंक वो फिनलैंड की राजधानी है। हेलसिंकी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि कैसे इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प कर दिया गया। और इसमें जब रिवैम्पिंग की बात हुई तो जैसे हमारे यहाँ जैसे हम बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर दो, तो बोलते हैं अच्छा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना दें, टेक्नोलॉजी घुसा दें हर चीज़ में, बच्चों को क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस दे दें। बट आई थिंक एज मच एज दैट इज़ नेसेसरी, मैं कहीं पे भी ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर ट्रेनिंग होना ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको वर्कफोर्स में जाना ज़रूरी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि डिजिटल डिवाइड को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल डिवाइड बल्कि इतना बड़ा आने वाले समय में विषय बनता जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे जो बच्चे हैं, आज की मतलब एक केरला में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ शायद, जहाँ पे एक बच्ची इस डर के मारे कि वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही है तो वो फेल हो जाएगी, उसने खुदकुशी कर ली। अभी हमारे सामने एक आध ऐसी मतलब स्टोरीज आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज तो वैसे भी मीडिया में कवर नहीं हो पाती हैं, और इसकी ये जो बढ़ती एंजाइटी है कि हमारे बच्चों का शिक्षा में भविष्य क्या होगा, वो सब हमें बहुत ज़्यादा आज की तारीख में परेशान करने वाला हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है। अगर आप एक और स्टडी में बहुत रिसेंटली पढ़ रही थी कि कैसे रूरल और अर्बन एरिया के बीच में डिजिटल डिवाइड है, एंड वर्स्ट आदमियों और औरतों के बीच में भी डिजिटल डिवाइड है। लाइक 3 out of 4 women do not have access to इंटरनेट और सोशल मीडिया, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे है ही नहीं। और ये बहुत ही फिर से चिंता का विषय है, क्योंकि इन औरतों को जिनको हम और हमने एक कॉन्वर्जेशन भी किया था, क्योंकि मैं नेत्री फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। नेत्री फाउंडेशन औरतों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करती है। हम औरतों को और ज़्यादा राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हम ये भी तो हमने एक कॉन्वर्जेशन किया था, तो उसमें हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट साथ साथ में हो सकती है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले एक काम करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये हुआ है, इसलिए आज पार्लियामेंट में सिर्फ 14.3% महिलाएं हैं, जबकि महिलाएं 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो हमने एक कॉन्वर्जेशन कराई थी जहाँ पे हमने ये बात की थी कि कैसे महिलाएं इस पूरे कोविड की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हैं, चाहे वो एज फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे घर में रहने वाली महिलाओं हों जिन पे डबल काम आ गया है, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हों जो अपने ऑफिस का भी काम कर रही हैं, पर क्योंकि हमारे समाज में आदमी घर में हाथ नहीं बटाते हैं या बच्चों की देखरेख में हाथ नहीं बटाते हैं, या अनपेड केयर वर्क जो होता है बच्चों के और बूढ़ों के लिए, उसमें आदमी हाथ बहुत कम बटाते हैं। तो महिलाओं पे डबल वो हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिजिटल डिवाइड भी है, कि पुरुषों के पास एटलीस्ट ये फ़ोन है, लैपटॉप है,
और इनके पास संपर्क करने के इतने सारे तरीके हैं, इन्फॉर्मेशन पाने के तरीके हैं। आज की तारीख में तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इन सब अकाउंट्स पर हों और आपकी एक पहचान हो, आपका एक नाम हो। वो महिलाओं के पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं दिखता है हमको। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में घर में रहने वाले भाई और बहन के बीच में अगर घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है तो शायद भाई का उस पर पहला हक बने। तो लड़कियों के एजुकेशन की तो और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होने वाली है, जिसके लिए मुझे बहुत मैं पर्सनली बहुत इसमें बहुत इन्वेस्टेड हूँ। बहुत परेशान हूँ, पर इसके ज़रूर हम लोग उपाय खोजेंगे आगे आने वाले समय में कि कैसे लड़कियों तक हम लोग डिजिटल लिटरेसी पहुंचा सकें, क्योंकि आप एजुकेशन का फिर से एक तरीके से रेवोल्यूशन होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि इस मोमेंट में हम सब एक एक सांस भरें और इस बात को सोचे कि चलिए अब ये टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, महामारी गई नहीं है हमारी ज़िंदगियों से कहीं पे भी। तो अब रेवोल्यूशन का टाइम है, तो एक काम करते हैं, इस बार सही तरीके से रेवोल्यूशन करते हैं, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, राइट? कि क्या चीज़ें बदलनी चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप और हम इस तरह से मिलके बात कर रहे हैं, आप और हम चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि अगर आपकी कम्युनिटी में आप में से बहुत सारे लोग शायद कम्युनिटी में रूटेड लोग होंगे, आपकी कम्युनिटी में अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू करिए। आप शिक्षा सत्याग्रह तक उन सबको लेकर आइए और उस पर हम कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन बना सकते हैं, लोकल क्राउड फंडिंग करके जिनको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उनके पास फ़ोन की समस्या है या इंटरनेट नहीं होने की समस्या है, तो हम कैसे आज टेलीकॉम कंपनीज से भी अपेक्षा करेंगे कि उनका पेनिट्रेशन और ज़्यादा हो रूरल एरियाज़ में। और डिवाइसेस की जहाँ तक बात रही, तो हमको इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए जहाँ हम औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का एक्सेस दे सकें, रूरल इंडिया में सबको इस तरह का एक्सेस दे सकें, क्योंकि एजुकेशन के मायने बदलने वाले हैं। और हम इस बार किसी को पीछे ना छोड़ें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन हमारी लाइफ के हर पहलू को गाइड करती है, जैसे कि पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इज़ लाइक पार्ट नोइंग थिंग्स, मतलब आधा पॉलिटिक्स यही है कि आपको चीज़ें मालूम है, आपको मालूम है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और आपको मालूम है शायद कि आप उसको थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। एजुकेशन आप में आत्मविश्वास भी देता है। तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए ये पहली बात एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ पॉलिटिक्स बिहाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। चाहे आज आपको हेल्थ केयर, अगर आपका आज हेल्थ केयर अच्छा है आपके क्षेत्र में या बुरा है, वो भी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है। एजुकेशन अच्छी है बुरी है, वो भी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है। विमेन पॉलिटिक्स में नहीं है, ये भी जो अभी पॉलिटिक्स में है, ये उनकी राजनीति का असर है कि उनने कोशिश की है 1996 से लेकर वो बिल पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार पार्लियामेंट में रखा गया, 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, अब और 10 साल हो चुके हैं, उस बिल पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्ताधारी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके जीवन में होने वाली हर गतिविधि, आप कितना टैक्स देते हैं, आपके घर में बिजली पानी, आपका घर भी है कि नहीं, आपके ऊपर छत है कि नहीं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो पहली बात तो इन दोनों को जोड़ के देखा जाए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि हम पॉलिटिकली कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए ग्राउंड से हमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हमको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी और लोगों के ज़्यादा नोटिस में लाना पड़ेगा, ताकि एक दबाव बने। आपको एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हम सरकार सेंट्रिक एजुकेशन मॉडल नहीं चाहते हैं, हम स्टूडेंट सेंट्रिक या कम्युनिटी सेंट्रिक एजुकेशन मॉडल चाहते हैं, तो वो अगर वहाँ से आवाज़ आएगी तो एक टाइम के बाद सरकारें भी नहीं नकार पाएंगी। तो इन दोनों बातों पे मैं अपनी बात को विराम दूंगी, और आई हैव सम क्वेश्चन, आई एम गोना गो फॉर देम. Hi, India as a country has been struggling to invest in public education. Yes, how to ensure that this becomes priority of public and political parties? Very important. See, यही जो मुद्दा है कि पब्लिक एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हमारा बजट का ज़्यादा बढ़े, तो यही नहीं हो पा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि जो बच्चे कॉलेजेस में प्रोटेस्ट करते हैं, वो शायद इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, शायद नहीं, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि उनका कहीं ना कहीं इशू यही होता है कि हमारी फ़ीस हाइक मत करो, कैंटीन की फ़ीस मत बढ़ाओ, हॉस्टल की फ़ीस मत बढ़ाओ।
अगर आपको बढ़ानी है तो आप एक स्टैगर्ड वे में बढ़ाओ। आप इन्फ्लेशन को ऑफकोर्स अकॉस्ट करते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में थी और जितने जितने मनी में मेरी एजुकेशन हुई होगी उतने मनी में 10 साल पहले तो उस इंस्टीट्यूट में कोई नहीं पढ़ा होता। इट हैज़ बीन एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन बट इट्स द राइट प्राइस। मतलब मुझे लाखों लाखों रुपए देकर एजुकेशन पाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है या कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आई थिंक टू इंश्योर दैट इज़ टू बी पार्ट ऑफ द वोकल प्रोसेस। आप देखें जब आप अपने राजनेताओं को चुनते हैं, चाहे एमपी के लिए चुने, एमएलए के लिए चुने, छोटे से छोटे लेवल के लिए चुने, आप ये उन पे आप दबाव जब तक नहीं डालेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप एक मूवमेंट क्रिएट करके जब तक नहीं करेंगे तब तक शायद ये नहीं हो सकता एज अ कॉमन पर्सन। देन देर आर सिविल सोसाइटीज़ विच वर्क टुवर्ड्स इट। इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जैसे जो इस बात पे भी करते हैं कि जो एजुकेशन में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी या परसेंटेज ऑफ बजट जो अलोकेट होता है वो कई बार प्रॉपरली यूज भी नहीं होता है। तो यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि आप राजनेताओं को और अपने गवर्नेंस सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराएं कि उसके लिए आपको यही सब अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, कि इतना पैसा आया था, इतना यहाँ लगा, इतना पैसा कहाँ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन करना, अकाउंटेबिलिटी जनरेट करना और समाज में कम्युनिटी एजुकेशन के मॉडल्स को इजाद करना इज़ व्हाट वी कैन डू। शिक्षा का बाजारीकरण किस तरह राजनीति से प्रभावित होता है? नवेंदु जी ने सवाल पूछा है। क्या तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कॉलेज में भी छात्र राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। राइट नाउ हम देखते हैं कि सोशल साइंसेस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये हो रहा है, पर आप देखेंगे ना कि आपके दोनों क्वेश्चन लिंक्ड हैं नवेंदु जी। तकनीकी और व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल एंड बिजनेस जो स्कूल्स होते हैं, ये वही लोग तो हैं जो मतलब या ये वही इंस्टीट्यूट्स तो हैं जो वर्कफोर्स में अपने लोगों को फीड इन करना चाहते हैं। और अगर आप जानेंगे कॉरपोरेट्स के स्ट्रक्चर ही ये होते हैं। कॉरपोरेट्स में बहुत ही कटथ्रोट हायरार्की होती है वहाँ पे। और मेरा एक कॉन्वर्जेशन हुआ था एक एचआर से एक समय। तो मैंने पूछा था कि आपने तो बोला था जेडी में, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि आपको लीडरशिप पोजीशन मतलब लीडर किसी इंसान में लीडरशिप की भावना हो या वो लीडरशिप ओरिएंटेड हो, आपको कोई ऐसा चाहिए। मैंने कहा मेरे तो एक्सपीरियंस उससे अलाइन करता है, फिर आपको क्यों नहीं चाहिए? तो वो और ये बात सच में कोई बताता नहीं है। दैट एचआर वाज वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। उन्होंने बोला कि ये लिखते हैं, किसी को लीडर नहीं चाहिए, क्योंकि जो छात्र राजनीति है वो लीडर बनाने की क्षमता रखती है या वो क्वेश्चन कराने की क्षमता रखती है। अगर आप एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट से जाएंगे आप कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाएंगे। आप टेक्निकल अगर आप देखेंगे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट्स में जाते हैं। आपका माइंडसेट वो लोग वो बना देते हैं कि आप एक रट्टू तोता वे में पढ़ें, आप एक रट्टू तोता चीज़ें समझें। सब लोग बोलते हैं उनको लीडर रिक्रूट करना है, किसी को लीडर नहीं रिक्रूट करना है। तो ये बहुत सिंपल आंसर है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जैसे इंजीनियर डॉक्टर बनाने के अच्छे संस्थान हैं, क्या हमें अच्छे लोकतांत्रिक राजनेता बनाने के भी संस्थान बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल आवश्यकता है। इस देश में ऑलरेडी बहुत अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ डिफरेंट स्कूल इन राजस्थान। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है। अच्छे लोकतांत्रिक राजनेता बनाने की बिल्कुल नेत्री फाउंडेशन जो कर रहा है, हमारा फोकस बहुत ही स्पेसिफिक है विमेन की राजनीति पे। हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, हम संस्थान नहीं हैं। आप उसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। आप एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं या उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप संस्थान बना सकते हैं जैसे कि कुछ है। एक MIT SOG स्कूल है, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इन पुणे। वो भी इसी माइंडसेट के बेसिस पे फॉर्मेशन है, मतलब उसका फाउंडेशन भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लीडर्स दे पाएँ। महिलाओं के नेतृत्व में आने से शिक्षा पर प्रभाव को किस तरह देख सकते हैं? देखिए, गांधी जी ने कहा था, व्हेन यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, व्हेन यू टीच अ वुमन द वुमन ऑफ द हाउस यू टीच द एंटायर फैमिली। आई थिंक वो हमको ऑलरेडी दिशा दिखा गए थे। जब महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीति में इसलिए ही नहीं है क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर बहुत कम है।
क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने ये बताया नहीं कि आप ये कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। अगर उनके मन की चाह भी है तो भी वो सबसे, मैं जब ज़मीन पे काम करती हूँ तो मेरे सामने सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है कि हम चाहते तो हैं पर कैसे करें, हम तो सिर्फ अंगूठा लगा सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इवेंचुअली यही होता है, जो आपने सरपंच पति का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये सरपंच पति एक तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है कि ऐसा होता है, पर अगर आप अच्छी नेत्रियां ढूंढने निकलेंगे तो ग्राउंड पे बहुत अच्छी नेत्रियां हैं। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, अगर आप फीमेल सरपंचेस की भी बात करें। पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो एक्चुअल उस पंचायत को चला रहा होता है वो वहाँ का भी, मतलब ऊपर से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या वहाँ का सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। तो महिलाओं को क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का उनका खुद का अभाव रहा है, और अगर फिर भी वो राजनीति में आ जाती हैं, जैसे नेत्री जो संस्थान करना चाह रही है, उसके बाद अगर महिलाएं डेफिनेटली शिक्षा में आती हैं, तो आज आप देखिए कि जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मतलब स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनकी वजह से आप देखिए, या उनकी वजह से देखिए, या अगेन इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस। जब सोसाइटी बहुत एजुकेटेड इवॉल्व होती है, वो कहीं ना कहीं विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप में एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाती है विद द मेंटालिटी। एंड विमेन ऑल्सो ट्राई टू फोकस अ लॉट मोर ऑन एम्पैथी, ऑन पोटेंशियल बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। आप बहुत सारी स्टडीज़ देखेंगे कि विमेन की पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो होती है एज MLAs, एज MPs, एज सरपंचेस, वो पुरुषों से बेहतर होती है। बहुत सारे पेपर्स हैं जो इस बात को ऑलरेडी इस्टेब्लिश करते हैं। तो शिक्षा पे तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा इशू जो शिक्षा और स्वास्थ्य का बन गया है, महिलाएं हो सकता है एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप महिलाओं को इलेक्ट करेंगे। आज से वर्डिक्ट दे देना कि महिलाएं इलेक्ट नहीं, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगी या वो बहुत कुछ कर पाएंगी, वो तो आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। और जिनने किया है और जिनने उस पर स्टडी की है, वो ऑलरेडी कहते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं एक अलग तरह की राजनीति और एक अलग तरह का गवर्नेंस करती हैं। तो यहाँ पे सवालों को समाप्त करते हुए आई थिंक मैं अब आप सभी से, अगर आपके पास और कोई सवाल ना हो ऑडियंस में से, तो आई थिंक आई विल टेक योर लीव। पर मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कहा वो थोड़ा बहुत आप उससे अग्री करते होंगे, और अगर आप अग्री करते हैं तो अग्री करना तो पहला स्टेप होता है। अगर आप डिसअग्री भी करते हैं तो डेफिनेटली इस बारे में कुछ करिए। मतलब आप मुझसे डिसअग्री कर सकते हैं, आप मुझसे अग्री भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड दैट इज़ वेयर आई विल टेक योर लीव। थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट। मेरा नाम कांक्षी अग्रवाल है और आप सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।